प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़े वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्या के सभी प्रश्नावली पूरी हो गई है। अब उसमें वास्तविक संख्या में कुछ ऐसे सवाल लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे सवाल आज हम हल करेंगे जिनके बारे में बता देता हूँ। अधिकतर जो आपका जैसे रिवीजन विविध प्रश्नमाला में आपने सवाल किए थे उसी के आधार पर सवाल हैं। तो आज पहला सवाल जैसे दिया हुआ है, निम्न का यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात कीजिए। HCF ज्ञात कीजिए। इसमें जैसे दो सवाल दिए हुए हैं, 35 व 120। दूसरा सवाल इसमें दिया हुआ है 102 114। तो आप आगे वाले हम प्रश्नावली में हमने किए थे यूक्लिड विभाजन HCF ज्ञात करने। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाए तो हल करते हैं हम। सबसे पहले ये तो 120 बड़ा 35, ये आपका ये हो जाएगा, ये आपका बी। विधि आपकी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर 120 लेते हैं या 35 इंटू 35 का इसमें भाग लगाते हैं 105 में 3 बार, पीछे रहे 15। 35 को आगे लेंगे 35, इसमें 15, 2 बार 30, पीछे रहे 5, इधर हो जाएगा 15, इधर 5, 3 बार और शेष आ जाएगा 0। तो इसका हुआ 35वां 120 का HCF आंसर आया 5। ये आपको इस प्रकार, इसका आंसर 5। तो इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार दूसरा सवाल इसका वो भी इसी प्रकार 102 बढ़ा दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सूत्र हमारा ये बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बराबर 114 भाग देंगे 102 का, तो एक बार, पीछे रहे 12, 102 12, तो 12 × 96, पीछे रहे 96 6, इधर हो जाएगा 12, तो 6 इंटू 2 प्लस 0, तो हमारा हो गया 0 हो गया, तो 102 व 114 का HCF हो जाएगा से। इस प्रकार हम यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करते हैं और परीक्षा में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपका दिया हुआ है जैसे दर्शाइए कि किसी धनात्मक विषम
पूर्णांक का वर्ग 8³ + 1 होता है, जहाँ Q एक धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ Q एक धनात्मक पूर्णांक दिया हुआ है। अब इसको हल करते दिया हुआ है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8³ + 1 होता है, जहाँ Q बड़ा। तो सबसे पहले इसमें ऐसे सवाल को हल करते समय मानेंगे माना धनात्मक पूर्णांक A, तो B बराबर इधर मान लेंगे 8 दिया हुआ है, 8 का वर्ग ज़्यादा होता तो इसको 4 भी मान सकते हैं। फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ + R, इसकी लिमिट है R की, ये दिया हुआ है R का मान 0 0 के बराबर या B से छोटा, तो लिख सकते हैं इधर R के संभव मान 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3, 4 दिया हुआ तो 0 1 2 3 तक लिख सकते हैं। अब इधर विषम धनात्मक पूर्णांक, तो विषम धनात्मक पूर्णांक कब होंगे? जब R बराबर होगा 1 और R बराबर होगा 2। R बराबर 1 है तो A बराबर हो गया 4m + 1, इस बराबर हो गया 4m + 3। अब इसका दिया हुआ वर्ग, भाई पूर्णांकों का वर्ग हमको ज्ञात करना, तो पूर्णांकों का वर्ग ज्ञात करते समय अब इधर लिखेंगे सबसे पहले इसका A² + A का होल स्क्वायर, इसको हल करेंगे। 4 का वर्ग 16m², 2 AB में 2 8 8 और 1 तो 8m और 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों में कॉमन 8 आता है तो 8 ले लिया, तो 2m² + m कोष्ठक प्लस 1, इसके पूरे को मानेंगे Q बराबर, तो जहाँ 2m² + m बराबर Q माना तो आंसर हमारा आया इधर 8Q + 1। फिर इसी प्रकार दूसरा करेंगे, A² बराबर 4m + 3 का होल क्यू, तो 16m² 24m + 9, कॉमन लेने के लिए इसके टुकड़े कर देंगे, 24m 8 + 1, पूरे में 8 कॉमन आ रहा था, 8 कॉमन ले लिया। अब 2m² 3m + 1 कोष्ठक करके 1, इस पूरे को मैं Q मानूँ तो ये हो जाएगा 8Q + 1, और जहाँ Q बराबर हमने माना तो अतः हमारा उत्तर इधर आ गया, किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग का रूप 8Q + 1 होता है।
इस प्रकार सवाल हम हल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो दिए हुए वर्ग वाला और घन वाले सवाल हम कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं तीसरा सवाल। ये सभी सवाल परीक्षा में आने जैसे सवाल हैं, परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तीसरा सवाल आपका है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका सवाल है। तो ऐसे सवाल भी हम कर चुके हैं, तो देख लेते हैं इसको। सबसे पहले इसमें जो भी दिया हुआ उसका विपरीत मानते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय तो इसको P/Q 7/5 P व Q जा अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। अब इधर दिया हुआ है, इसको पक्षांतर कहते हैं। 7 को हम पक्षांतर करना है, तो ये हो जाएगा हमारा P/7Q बराबर √5। ये हो गया समीकरण 5। अब देखते हैं √5 हम जानते ही एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन P/Q रूप में होते परिमेय संख्या। तो इधर P व Q पूर्णांक है, P/7Q एक परिमेय है और समीकरण 5 से स्पष्ट है कि √5 एक परिमेय है, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो हमने माना वो कथन विरोधाभास है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इस सवाल को हम हल करेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल दिए हुए इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। यह हमारा था तीसरा सवाल। अब आता आगे चौथा सवाल। चौथा सवाल इससे मिलता जुलता तीसरे सवाल से, लेकिन थोड़ा अलग है। इसमें होता है कि प्रमाणित कीजिए कि √2 व √5 एक
अपरिमेय संख्या है। ये दोनों जैसे अंडर वाली संख्या, अब इस सवाल में आगे हम कर सकते हैं अंडर पी प्लस अंडर क्यू वाला कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये भी सवाल हल होगा। हल करने का तरीका वो का वही, सबसे पहले माना अंडर 2 अंडर 5 परिमेय संख्या है। यदि परिमेय है तो इसको P बटे Q रूप में लेंगे और P Q जहाँ अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको दोनों अंडर में तो हल करते समय आपको ध्यान रखना है, इसमें दोनों में से आपको एक को पक्षांतर करना है। तो पक्षांतर करते समय P बटे Q अंडर माइनस अंडर 2 अंडर 5। अब दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका तो हो जाए P बटे Q का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा अंडर 5 का स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो P स्क्वायर Q स्क्वायर माइनस 2P बटे Q अंडर 2 और अंडर 2 का होल A माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा 5। ये तो ऐसे ही P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर 2P बटे Q अंडर 2 प्लस 2 5। अब यहाँ से देखना जो अंडर वाली संख्या आपको दी हो उसको अकेला करना है, तो इसको हम पक्षांतर करता हूँ और इसको इधर ला लेता हूँ। तो हो जाएगा P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, और ये आपकी माइनस वाली संख्या इधर चला जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। तो 2P बटे Q अंडर रूट 2, इसको हल किया तो P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर माइनस 3 2P बटे Q अंडर रूट 2, इन दोनों एक साथ कर देते हैं। P स्क्वायर 3Q स्क्वायर बटे Q स्क्वायर बटे Q अंडर रूट 2, इन दोनों इस पूरे को पक्षांतर करना है इधर, तो आपका P ये आपका Q और Q स्क्वायर ये आपका 2P बराबर अंडर रूट 2, ये आपका अंडर रूट 2 अकेला हो गया। हम जानते हैं ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको हल करते Q से ये कट गया तो पीछे रहा P स्क्वायर 3Q स्क्वायर 2PQ बराबर अंडर रूट, तो इसको समीकरण फर्स्ट। अब इधर जहाँ P व Q पूर्णांक है तो 2PQ परिमेय है और समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि अंडर 2 परिमेय है, जबकि
हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो हमने माना वो कथन विरोधाभास है। जो हमने माना वो कथन विरोधाभास है और हमने माना है कि परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या न होकर क्या होगी, अतः √2 प्लस √5 एक परमेय न होकर होगी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार इस सवाल को हम हल करेंगे। अब देखते हैं आगे सवाल इसी प्रकार रूप में, आगे सवाल देखते हैं हम इसके। अब सवाल हमारा पांचवा सवाल इस प्रकार, पांचवा ए तथा 36 का ए तथा 18 का एलसीएम 36 है, व ए तथा 18 का एचसीएफ 2 है, तो एक मान होगा। आज सीधा सा दिया हुआ इसके ये दिया हुआ है, तो आगे हम देखते हैं इधर इन दोनों का दिया हुआ है। तो इधर दो संख्या ए और बी एलसीएम, ए व 18 का एलसीएम 36 और एचसीएफ 2। हम जानते हैं दोनों संख्या का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणा समान होता है। तो इधर आपका ए इंटू 18 2 इंटू 36, ये आपका ए इंटू 18, मतलब ए बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 36/18। अब इसका एक बार 2 बार, तो ए बराबर हो गया 2 इंटू 2, तो ए बराबर हो गया 4। इस प्रकार हम ए का मान ज्ञात कर सकते हैं, ये 4। ये जो छठा सवाल इसका 36 40 60 का एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 36 40 और 60 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। विधि हम इधर एक ही विधि हमारी दी हुई है, वो है अभाज्य गुणनखंड से, अभाज्य गुणनखंड से। अब इसको हल करते हैं, तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड से सबसे पहले 36 का 2 18, 18 में 2 का भाग 9 बार, 9 में 3 का 3 बार, और 3 में 3 का 1, ये इसका हुआ। अब 40 का 2 20, 20 में 2 10,
10 में 2 5 और 5 में 5 का एक बार। अब 60 2 30, 2 दिया 15, 15 में 3 का 5 बार, 5 में 5 का एक बार। इस प्रकार आप बाज्य गुण और सभी को घातांक के रूप में लिखेंगे। इधर 36 क्या हो गई, 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। अब 40 क्या होगी, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। अब 60 क्या हो गई, 2 की घात 2, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब इधर सबसे पहले 36, 40 व 60 का HCF निकालने के लिए हम उभयनिष्ठ गुणनखंड लेते हैं सबसे। तो 3 इसमें भी, 2 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अब इसमें 3 तो 2, एक तो दिया हुआ 2, 2 के बाद इसमें दिया हुआ है 3, यानी 5 नहीं है तो 3, 2 की घात 2, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 की घात 2 का मतलब 4, तो इसका HCF हो गया 4। इसी प्रकार 36, 40 व 60 का LCM, इसमें सबसे अधिक सभी जितने भी इसमें खंड आए अभाज्य खंड वो सभी लें। तो इसमें एक तो आया 2, 3 भी आया और 5 भी है। अब अधिकतम घात तो 2 की घात तो अधिकतम 3, 3 की घात 2 है और 5 की घात 1। इसका 8, 9 और 5 इसका गुणा करना। तो 8 बजे 40, 40 का 9 से 0, 36, 360 इसका LCM। इस प्रकार इसका 65वां सवाल भी हो गया। अभाज्य गुणनखंड से हम HCF LCM 3 संख्या का हम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार 7वां सवाल देखते हैं इसका। 140 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो अब 140 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है और फिर घातों का योगफल। तो सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ये इस प्रकार हो गया। 2 76, 2 में इसमें दिया 35, 35 में आप 5 का 7 और 7 में 7 का एक बार। तो 140 तो 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1। तो अब सिर्फ इसमें निकालना है घातों का योगफल। घातों का योगफल तो घात हो गई 2 + 1 + 1, योगफल आ गया 4। इस पर हम घातों का योगफल छोड़ा। इस टाइप के परीक्षा में सवाल पूछा भी जाता है। आपका लास्ट सवाल 8वां सवाल देखो, इसमें आपका सिद्ध कीजिए कि किसी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणन 2 से भाज्य है। इसको हम हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणन 2 से भाज्य। तो सबसे पहले तो हम इधर मान लेंगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक माना हमने n तो दूसरा हो गया n + 1। अब प्रश्न अनुसार जैसे कह रहा है उसके अनुसार ही हम काम करेंगे। अब कह रहा है कि दोनों का गुणन, तो
n कोष्ठक n प्लस 1 2 से भाज्य, 2 से भाज्य। अब मान रखते हैं जब n बराबर 1 रखा तो इसमें माना 1 कोष्ठक 1 प्लस 1 हो गया 2, तो सही है, 2 से भाज्य। फिर n बराबर हमने रखा 2, तो 2 कोष्ठक 2 प्लस 1, ये हो गया हमारा 2 इंटू 3 से, ये भी 2 से भाज्य। एक और ले लेते हैं, तो n बराबर हमने रखा 3, तो ये जगह 3 प्लस 3 1, तो हो गया 3 इंटू 4 12, 2 से भाज्य। तो अतः हम कह सकते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणन 2 से भाज्य है। ये इस प्रकार जो परीक्षा में आने वाले सभी सवाल हमने हल कर लिए। अब आगे पढ़ेंगे हमारा दूसरा टॉपिक बहुपद के बारे में।